एपिसोड 1 और 2 सामी, निशांत, निशा, तनु, समी। 19 फूलों के बगीचे में फूलों को तोड़ते हुए अपनी शायरी कह रहा था, जैसे कि वो फूलों को अपनी शायरी सुना रहा हो। मैं चाहता तो उसे बहुत था, पर वो मुझे समझ न सकी। सोचा शायद वो समझेगी, पर वो मुझे क्यों न समझ सकी। तेज हवा चलने की वजह से सारे गुलाब के पौधे हिलने लगे, जिससे फूलों को देख ऐसा लग रहा था मानो वो समी की शायरी से बहुत खुश हो। तभी उसकी मां निशी 38 फूलों की खाली टोकरी लिए समी के पास जाकर उसे थोड़ी नाराजगी जताते हुए कहती है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी और तुम लोगों को शायरी सुनाकर पागल करते रहोगे तो लोग मेरी दुकान में आग लगा देंगे। समी को अपनी मां की कोई आवाज सुनाई नहीं देती है, क्योंकि वो अपने फूलों को देखकर मुस्कुराने में ही व्यस्त था। निशी ने जब उसे मुस्कुराता हुआ देखा तो अपने मन में कहती है, ये ऐसे ही मुस्कुराता रहे हमेशा। वो भी फूल तोड़ने लगती है। जब समी को होश आया तो उसने अपनी मां को रोकते हुए कहा, आपको कांटे लग जाएंगे, आप रहने दो। निशी ने बड़बड़ाते हुए कहा, इतनी रफ्तार में मेरा बेटा काम करेगा तो मैं काम क्यों करूंगी। समी ने अपनी मां को गोद में उठाया और बाहर जाकर अपने ई रिक्शे में बैठा दिया और वार्निंग देते हुए कहा, मेरे आने से पहले कहीं जाना भी नहीं, मैं बस जल्दी सब लेकर आता हूं। फिर रिक्शे वाले को लेकर अपने बगीचे में चला जाता है। वो अब बहुत जल्दी जल्दी लाकर सारी टोकरियों को रखता है। फिर रिक्शे में बैठकर वहां से अपनी दुकान के लिए निकल जाते हैं। बस स्टैंड, निशी की दुकान एक बस स्टैंड के पास थी। रिक्शे से उतरकर निशी ने अपने ब्लैक सनग्लासेस लगाकर बड़े ही स्टाइल के साथ निकली, और निकले भी क्यों नहीं, दिखने में भी वो किसी कयामत से कम थोड़ी थी। और शौक तो रहीशो जैसे हमेशा ही वो ब्रांडेड चीजों को दीवानी थी, और आज भी है। तभी तो ब्रांडेड ब्लैक साड़ी, ब्लैक वॉच, ब्लैक बिंदी, ब्लैक इयररिंग, ब्लैक सैंडल। वो आराम से कॉफी शॉप में जाकर बैठ गई और बड़े स्टाइल के साथ ही एक ब्लैक कॉफी ऑर्डर की। समी बेचारा पसीने से लथपथ होकर सारे गुलाब के फूलों को ठीक से रख रहा था। फिर खुद को कोसते हुए बोला, और करवा ले बेटा माता जी की मदद, अब देखो नतीजा। इससे अच्छा पापा जी को कंपनी को देखता काम से काम एक्ट की हवा तो नसीब होती। तभी उसके सामने किसी लड़की की आवाज आई। 19 अरे भैया, फूलों से बात ही करोगे या कोई काम भी। समी ने आवाज सुन बिना उस लड़की को देखे ही कहा, हाँ दीदी बोलिए क्या चाहिए। उस लड़की ने गुस्से में कहा, सब्जी। उस लड़की की बात सुन समी ने उस लड़की की तरफ ऐसे देखा जैसे वो पागल हो। फिर जब उसकी नजर उस लड़की की नजरों से मिली वो बेचारा सदमे में चला गया। फिर अपने दिल पर हाथ रखकर बोला, हाय कल मरूं या जब मरूं वो तो नहीं पता, लेकिन इन नजरों को देख मैं तो हर पल मरूं। उस लड़की ने न खुश होते हुए उसे रोकते हुए कहा, ओ भैया बस कर, अब इससे ज्यादा शायरी अपनी बेइज्जती सहन नहीं कर पाएगी। समी ने अपने दिल पर हाथ रखकर चौंकते हुए कहा, क्या भैया। उस लड़की ने उसके सामने अपनी एक हाथ की चुटकी बजाते हुए कहा, सपने से जागो भाई। इस बार फिर से बेचारे को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपने दिल पर हाथ रखकर उस लड़की से बोला, बस करो यार। उस लड़की ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, भैया नहीं तो सैया बोलूं जो ये मर रहा है। तभी एक लड़का उसके पास जाकर उस लड़की कर कंधे पर हाथ रखकर कहता है, चल यार तनु लेट हो रहे हैं। समी ने मुस्कुराहट के साथ उन लड़की को देखते हुए कहा, हाय तनु क्या नाम है। तनु ने इरिटेट होकर कहा, एक गुलदस्ता दो यार को तुम्हारे पीछे है। समी ने गुलदस्ते को दे दिया। फिर तनु ने गुलदस्ते को देखते हुए कहा, कितने हो गए पैसे। समी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, फ्री में। वो लड़का जो अभी अभी तनु के पास आया था, कब उसने समी को देखा तो उसके शर्ट की कॉलर को पकड़कर गुस्से से कहा, साले भिखारी तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने ही मेरी फ्रेंड को छेड़ता है। तभी एक साथ वहां पर कई सारी कार रुक गई और सारे बॉडीगार्ड बाहर आकर खड़े हो गए। उन कार में से एक लग्जरी कार से एक आदमी निकला जो दिखने में किसी भी बिजनेसमैन से कम नहीं था। वो दौड़ते हुए समी के पास दौड़कर आया और अपना सिर झुकाते हुए कहा, छोटे मालिक सर ने आपको याद किया है। समी ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, आपको कितनी बार कहा है मुझे उनकी कंपनी से कोई मतलब नहीं है। देख ले अपनी कंपनी के लिए कोई नया वफादार जाए और कह दीजिए उन्हें मैं नहीं आने वाला। तभी निशी की तेज आवाज समी के कानों में पड़ी, क्या यही मैंने तुम्हें सिखाया है। समी ने निशी के पास जाकर मासूमियत से कहा, आप समझती क्यों नहीं कि अगर मैं वहां चला गया तो आपके साथ कौन रहेगा। एक बार फिर से उसे आवाज सुनाई दी, वो आवाज लेकिन निशी की नहीं थी। समी ने अपने पीछे देखा, निशांत चतुर्वेदी 40 दिखने में काफी हैंडसम, मैं अपनी बीवी का ख्याल रख सकता हूँ। समी तो आंखें खोलकर निशांत को ही देख रहा था। यही हाल निशी का भी था। कुछ देर बाद निशी ने खुद को कंट्रोल कर अपने मन में कहा, ये आज कैसे आ गए, वैसे तो इतने सालों तक नहीं आए। तनु तो आंखें खोलकर तभी से देख रही थी जब से वो आदमी समी के पास आया था। निशांत ने
निशा के पास जाकर बड़े स्टाइल में अपने ब्लेजर को उतारने लगा और ब्लेजर उतारने के बाद अपने मैनेजर और बाकी सभी को जाने का इशारा करता है। सभी के जाने के बाद तनु अपने दोस्तों के साथ चली जाती है, लेकिन वो जाते हुए समी को अजीब नजरों से देख रही थी। समी जो निशांत को देखते ही उसे इग्नोर कर गुलदस्ते बनाने लगता है। निशी ने निशांत के हाथों से उसका ब्लेजर लेकर जमीन पर फेंक कर निशांत को घूरते हुए कहती है, आप समझते क्या है अपने आप को। निशी ने अपने हाथों के नाखून को देखते हुए कहा, आपकी वजह से मेरे क्लाइंट चले गए। निशांत ने पास में रखी कुर्सी को अपनी तरफ खींचा, फिर उस पर बैठने के बाद एक फूल को लेकर देखते हुए बोला, वाह क्या खुशबू है, ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी सुगंध इन फूलों में बसी हुई है। समी ने एक गुलदस्ते को लेकर जाते हुए निशांत से कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन इन फूलों की तरह सुगंध आपकी कंपनी में नहीं है। निशांत ने निशी को देखते हुए कहा, ये मेरा ही बेटा है। निशी ने निशांत की बात सुन उसे अजीब तरह से घूरते हुए खुद से कहा, क्या करूं मैं इस इंसान का। गुलाबो अपने घर के दरवाजे को बंद करके पास में रखी चप्पल को देखती है। गुलाबो की चप्पल की हालत भी उसकी पहनी हुई साड़ी के जैसे ही थी, जो कि घिसी हुई थी। गुलाबो अपनी साड़ी के पल्लू को हाथ में लेकर घुमाते हुए अपनी चप्पल को देखते हुए उदास होकर देखती है। गुलाबो चप्पल को पहनकर पैरों को देखते हुए अपने मजाकिया अंदाज में कहती है, आज हम दोनों ही इन छोकरों को उनकी अम्मा के दर्शन करवाते हैं, बहुत फूल लेके घूमते हैं मेरे पीछे। गुलाबो की शातिर मुस्कान देख उसके पास में खड़ा रॉकी गुलाबो का पाला हुआ छोटा सा डोगी उसको देखने लगता है। रॉकी तो गुलाबो को पहचान ही नहीं पा रहा था, तभी तो वो उसके आसपास घेरा लगाते हुए गुलाबो के चेहरे को देखता तो कभी उसकी साड़ी को अपने मुंह में लेता। गुलाबो रॉकी को कैसे भी करके बांधती है, फिर घर की बाउंड्री के गेट को बंद कर रास्ते में चलते हुए अपने लंबे बालों को संवारने की जगह बिखराने लगी। आज गुलाबो का रंग रूप चाल ढाल जो देखता वो पहचान ही नहीं पाता, और बस स्टैंड पर बैठे हैंडसम लड़कों की नजर गुलाबो पर जाती तो है, पर आज वो सब उसे इस तरह इग्नोर करते हैं जैसे गुलाबो भिखारी हो। गुलाबो ने अपने चेहरे पर मुस्कान लिए ही अपने फोन पर किसी को मैसेज भेजते हुए टाइप करते हुए लिखा, थैंक यू यार, आज तुमने जो तरीका दिया वो काम कर गया। उसके मैसेज भेजते ही दूसरी तरफ से जवाब आया, क्या जमाना है, लोग अपने दोस्तों से लड़के पटाने के तरीके पूछती है, और एक आप है जो फ्री में मिल रहे दीवानों को अपने रास्ते से हटाने के नुस्खे मांग रही है। गुलाबो ने मुस्कुराते हुए टाइप किया, बस इतना ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए मुझे। गुलाबो का यह मैसेज भेजने के बाद अपने सामने रुकी हुई बस को देखा। बस का कंडक्टर जल्दी से बस से बाहर आता है और बस स्टैंड में खड़े हुए लोगों को अपनी चमकीली नजरों से बड़ी बेताबी से देखता है, लेकिन सबको देखने के बाद उस कंडक्टर की आंखों पर उदासी आ गई, क्योंकि आज गुलाबो जो नहीं दिखी, और दिखती भी कैसे, आज गुलाबो हकीकत वाली नौकरानी जो थी। आज बस में कोई लड़का नहीं जाता, लेकिन गुलाबो तो जाती है। गुलाबो बस के अंदर खिड़की के पास बैठी हुई खुद से बोलती है, क्या से क्या बन जाते हैं हम, जब हालातों के मारे होते हैं हम, काश ये हालात न बिगड़ते तो आज इस हाल में न होते हम। कंडक्टर ने गुलाबो के सामने ताली बजाकर कहा, दीदी। गुलाबो अपनी सोच से बाहर निकलकर कंडक्टर को देखती है। कंडक्टर ने कहा, बताओ दीदी जाना कहाँ है। कंडक्टर के मुंह से अपने लिए दीदी शब्द सुनकर गुलाबो ने खिलखिलाते हुए कंडक्टर से कहा, तुम शरीफ भी हो। कंडक्टर ने गुलाबो बेवकूफ समझकर अपने सिर के पीछे हाथ रख कहा, आज पहली बार मुझे देखा है और कह ऐसे रही हैं जैसे कि 10 साल से मुझे जानती हो। गुलाबो अपने सेंस में वापस आकर कंडक्टर को पैसे देने के बाद बोली, बड़ी हवेली तक जाना है। कंडक्टर ने हैरान होते हुए कहा, बड़ी हवेली वाले सरकार कब से अपने घर में फटीचरों को काम पर रखने लगे। गुलाबो की नजर आसपास के लोगों पर गई जो उसे हीन भावना से देख रहे थे। गुलाबो के बाल बिखरे हुए थे और उसकी साड़ी दिखने में ऐसी जैसे हफ्तों से वो साड़ी धुली ना हो। कंडक्टर के जाने के बाद गुलाबो ने अपने मन में कहा, वाकई में लोग इंसान के कपड़े रंग को ही देखते हैं। गुलाबो ने अपने थैले को बगल वाली सीट पर रखा और फिर बाहर से आती हुई हवा को आंखें बंद कर महसूस करने लगी। आज गुलाबो काफी खुश थी। भले ही लोग उसे हीन भावना से देख रहे थे, लेकिन गुलाबो को ये बात अच्छी लगी कि रोज की तरह बस में भीड़ नहीं थी। बस स्टैंड पर खड़े लड़कों ने कोई तमाशा नहीं किया और हमेशा उसके बगल में खड़े रहने वाला कंडक्टर उसके आसपास भी नहीं था। गुलाबो की मंजिल आने के बाद गुलाबो बस से उतरकर सामने बने पुलिस स्टेशन को देखती है। आखिर हर रोज वो उसके पास में बने हुए बस स्टैंड पर उतरती थी और पुलिस स्टेशन की तरफ चली जाती, जिससे सभी लोग उसका पीछा बंद कर देते और उनके जाने पश्चात वो हवेली की तरफ निकल जाती। आज गुलाबो जैसे ही मेन द्वार पर पहुंचती है, वैसे ही दोनों ओर खड़े गार्डों ने उसे रोकते हुए कहा, कौन है आप। गुलाबो ने पास में रखी टेबल पर से पानी की बोतल उठाई और अपने मुंह को धुलकर अपने साड़ी के पल्लू से साफ कर थोड़ी गुस्से में कहती है, 8 साल से हूं यहाँ,
गार्ड तो हैरानी से आंखें मलते हुए गुलाबो को देखते हैं और फिर एक बॉडीगार्ड ने कहा, अरे गुलाबो, आज तो सच में नौकरानी लग रही हो। तभी दूसरे गार्ड ने पहले वाले का साथ देते हुए वो भी कचरा साफ करने वाली गुलाबो ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम दोनों को तमीज नहीं है कि सीनियर से कैसे बात करते हैं। दूसरे बॉडीगार्ड ने कहा, ओह मैडम, ये स्कूल कॉलेज नहीं है जो सीनियर जूनियर हो। गुलाबो ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, तो तमीज तो होगा। पहले बॉडीगार्ड ने गुलाबो से कहा, होगा नहीं होगी, वो तुमसे ज्यादा है। 4 साल बाद ही तो हम दोनों ने यहाँ पर ड्यूटी की है, अब इसमें भी क्या सीनियर जूनियर लगा रखा है। गुलाबो ने उन दोनों को इग्नोर करते हुए वहां से अंदर आते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, ये दोनों जब देखो बक करते रहते हैं। वो चलते हुए भूल गई थी कि उसके सामने कुर्सी रखी है। वो कुर्सी से टकरा गई। उसने अपनी आंख बंद कर अपने पैरों को पकड़ते हुए कहा, कौन बेवकूफ है तो मौत से टकरा गया। वो कुछ देर बाद अपनी आंखें धीरे से खोलती है तो कुर्सी को देखकर अपने दांत पीसते हुए बोली, इंसान तो इंसान, ये कुर्सी भी मेरी दुश्मन बन गई। गुलाबो ने गुस्से से एक लात कुर्सी को मारी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंख से आंसू बहाए। लकड़ी की कुर्सी गिर तो गई, लेकिन गुलाबो के पैर में दर्द भी भारी हुआ। वो पास में बनी सीढ़ी पर बैठकर रोते हुए बोली, मेरा पैर। शेखर 40 सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। किसी को रोता हुआ देख वो उस तरफ देखता है। वो गुलाबो के सामने जाकर पहले तो हैरानी से गुलाबो को देखता है, फिर उसे रोते हुए देखकर नॉर्मल आवाज में बोला, क्या हुआ है। गुलाबो अपना सिर ऊपर कर शेखर को देखकर मासूमियत से बोली, देखो न छोटे सरकार, किसी बेवकूफ ने मुझे मारने की कोशिश की चाल चली है। शेखर ने पहले तो गुलाबो को ऐसे देखा जैसे वो बिना दिमाग वाली मशीन हो। फिर शेखर ने अपने मन में कहा, मतलब ये अपने आप को स्मार्ट समझती है। शेखर ने सीधे सवाल किया, रो क्यों रही हो। गुलाबो ने सिसकते हुए कहा, वो कुर्सी वहां किसी ने रास्ते में रखी थी और मैं टकरा गई। शेखर ने चिल्लाते हुए तेज आवाज में कहा, किसने कुर्सी यहां पर रखी। शेखर के चिल्लाते ही सारे नौकरों की लाइन उसके सामने लग गई। सभी अपने अपने सिरों को झुकाए हुए खड़े थे। हवेली के अंदर गुलाबो को उस सर्वेंट ने ले जाते हुए कहा, मुझे पता है वो कुर्सी ही तुम देख नहीं पाई, तभी तो ये हाल है। गुलाबो ने हल्के गुस्से से कहा, एक तो मेरा पैर दर्द दे रहा है और तुम्हें गलती भी मेरी नजर आ रही है। गुलाबो को एक रूम में ले जाकर बेड पर बैठा कर वो सर्वेंट वहां से चली गई। हवेली के बाहर शेखर ने सबको गुस्से से देखा, फिर एक सर्वेंट को गुलाबो को अंदर ले जाने के लिए इशारा किया, जिससे वो सर्वेंट उसे लेकर वहां से चली गई। सारे नौकर डर से कांप रहे थे क्योंकि शेखर का गुस्सा दिखता कम है पर दिखाता बहुत कुछ था। किसी ने कुछ नहीं कहा। शेखर शांति को तोड़े तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, गौरव 18। उसने नॉर्मल आवाज में कहा, मैंने रखी थी वहां वो चेयर, मुझे कुछ पिक्चर्स क्लिक करने थे। गौरव की आवाज सुन शेखर का गुस्सा एक पल में शांत हो गया। उसने पीछे पलटकर गौरव को देखा। गौरव हाथ में कैमरा लिए और सफेद शर्ट सफेद पेंट को पहने हुए था। शेखर ने नॉर्मल आवाज में कहा, गुलाबो को चोट लग गई है, उसका इलाज करवा देना और अगली बार ऐसे ही कुछ भी कहीं भी मत रखवाना। अगर आपके पिताश्री ने देख लिया तो बहुत बड़ी परेशानी आ जाएगी। गौरव ने नॉर्मल आवाज में कहा, अरे अंकल आप भी न टेंशन मत लिया करें, उनको मैं देख लूंगा। रोशनी 37 सीढ़ियों से उतरते हुए बोली, अच्छा जी आप देख सकते हैं लेकिन उनके सामने बोल नहीं सकते। गौरव ने कैमरे को देखते हुए कहा, आंटी आपको भी लगता है कि मैं अंकल के जैसे डेट की बातों पर सिर हिलाने वाला हूं। रोशनी शेखर के पास जाकर कहती है, लगता नहीं है, ऐसा ही है। शेखर ने रोशनी को समझाते हुए कहा, मैं सर नहीं हिलाता, बात भी करता हूँ और वो बड़े हैं, सब वही करते हैं तो मैं सुनता हूँ और सिर हिला देता हूँ। फिर शेखर ने बड़े गर्व से अपनी कॉलर को ठीक करते हुए कहा, और वैसे भी वो तो मेरे गुरु, भगवान, माता पिता, मेरे बड़े भाई ही है। गौरव जंप करते हुए शेखर के पास जाकर उसके गाल पर हल्की सी किस कर अपने दांत दिखाते हुए बोला, आज तो मुझे लक्ष्मण जी से कुछ नया सुनने को मिल गया। शेखर अपने गाल को साफ करते हुए गौरव से कहता है, भैया ने गलती कर दी आपको बाहर भेजकर। गौरव ने हवेली के अंदर जाते हुए कहा, हाँ क्योंकि आपको मैं परेशान जो करता हूँ। रोशनी ने शेखर को देखते हुए नॉर्मल आवाज में कहा, चले हम। शेखर ने जाते हुए गौरव को देखा, फिर रोशनी को देखता है। उसकी नजर तो रोशनी पर अब गई थी। रोशनी कार में जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ गई। शेखर ने खुद से कहा, स्टॉप शेखर, पता है न अपनी ही बीवी को ताड़ना मेरे लिए सही नहीं होगा। शेखर अपने ख्यालों को बंद कर कार में दूसरी तरफ जाकर बैठ गया। हवेली के अंदर गौरव अपने कैमरे में वीडियो बनाते हुए आगे का सीन शूट कर रहा था, लेकिन मेन हॉल के दरवाजे पर वो पुतले के जैसे खड़ा हो गया क्योंकि उसके सामने तेज सरकार 50 यानी उसके पिता थे। गौरव के हाथों से कैमरा छूट गया, लेकिन गौरव तो सामने देखता ही रह गया। उसकी जुबान बंद हो गई थी। तेज ने अपनी तेज आवाज में गौरव को घूरते हुए कहा, अगर इस कैमरे के अलावा जिम्मेदारी भी ले लेते तो यूं आवारों के जैसे न फिरते। गौरव ने अपने मन में कहा,
क्या मैं अब खुद के घर में घूम भी नहीं सकता? गौरव ने मुंह बनाते हुए कहा। अजीब है सब यहाँ। तेज ने गौरव को धमकाते हुए कहा। कल मंदिर जाना है, आज मेरे साथ चलो। गौरव ने जैसे ही ये शब्द सुने वो तो आंखें बड़ी करके तेज को ही देख रहा था। एपिसोड 2 तेज, गौरव, रोशनी, गौरी, गुलाबो, अभिनव। निशांत की बात सुनकर निशी ने कहा, एक काम क्यों नहीं कर लेते आप, जाकर डीएनए टेस्ट करवा लें। वहीं हवेली में तेज की बात सुनकर गौरव ने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में तैयार होने के लिए चला गया। गुलाबो ने धीरे धीरे चलते हुए कमरे से बाहर निकलकर किचन की ओर जाते हुए खुद से बोली, इतना ज्यादा भी दर्द नहीं है कि मैं यहाँ महारानी की तरफ आराम करूं। अगर बड़े सरकार ने मुझे आराम करते देख लिया तो मेरा नाम निशान मिट जाएगा। गौरी 45 गुलाबो को ऐसे चलते हुए देखकर धीमी आवाज में उसे रोकते हुए कहा, अरे गुलाबो इस तरह से क्यों चल रही हो? गुलाबो पास में बने कमरे के दरवाजे पर खड़ी गौरी जी को देखते हुए मुस्कुराती है, फिर अपने सिर को खुजलाते हुए बोली, वो आते समय में कुर्सी से टकरा गई। गौरी जी ने हल्के गुस्से से कहा, चलती भी तो तूफान की तरह हो, वो तो होना ही था। गौरी ने गुलाबो के पैर पर लगी चोट को देखा, फिर गुलाबो को गौर से देखते हुए कहा, आज बगीचे में थी क्या सुबह से? गुलाबो ने बिना सांस रोके एक ही बार में गौरी को पूरी कहानी सुनाते हुए कहा, अरे मालकिन वो मैं रोज रोज उन गली के कुत्तों से परेशान रहती हूँ। मेरे पीछे पागलों के जैसे पड़े हैं, इसलिए मैं ऐसे आई थी जिससे कोई मुझे पहचान न सके। गौरी हैरानी से गुलाबो को देखते ही रह गई। गुलाबो को रोकते हुए गौरी ने कहा, वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि जा कहाँ रही हो? गुलाबो ने नॉर्मल आवाज में जवाब दिया, किचन में। गौरी ने गुलाबो को रोकते हुए कहा, अगर आप नहीं जाएगी तो भी काम हो जाएगा, पैर को तो देखो पहले फिर काम को देखना। गुलाबो ने मासूमियत से गौरी को देखा, फिर बड़बड़ाते हुए बोली, अगर मैंने उस रावण के लिए काफी नाश्ता खाना नहीं बनाया तो वो मेरी जान ले लेगा। गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा उसका नाम रावण नहीं है, अभिनव है, वो कल ही आया है और आप तो उसे पहली मुलाकात में ही रावण बना रही है। गुलाबो ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, हर किसी को उनका बेटा सुधरा, शरीफ, नेक, संस्कारी दिखता है। गौरव ने गुलाबो को रोकते हुए कहा, ओए गुलाबो रानी, अब हो गई बेइज्जती तो जाओ। फिर गौरव ने गुलाबो को चिढ़ाते हुए कहा, मेरे भाई यानी रावण को कॉफी देकर आओ। ये सुनते ही गुलाबो की आंखों के सामने कल का सीन दिखने लगा। फ्लैशबैक शाम के समय हवेली के सभी लोग मेन हॉल में बैठे हुए थे, सिर्फ अभिनव के गुलाबो सबको चाय दे रही थी। तभी गौरी ने गुलाबो से कहा, ऊपर वाले कमरे में अभिनव है, उसको कॉफी देकर आना। गुलाबो कॉफी लेकर अभिनव के कमरे के लिए चली जाती है। अभिनव का कमरा। अभिनव सोफे पर बैठे हुए फाइल को पढ़ रहा था। गुलाबो ने दरवाजे को नॉक कर खुद से कहा, सब जब एक साथ है तो इस राजकुमार को कमरे में बंद होने की क्या जरूरत है? अभिनव दरवाजा खोलकर गुलाबो को घूर रहा था, जो सामने वाले दरवाजे की तरफ देख रही थी। असल में तो वो अपने आप से बात कर रही थी। अभिनव का गुस्सा उसके पिता के बराबर था और अभी उसके काम करते हुए किसी ने उसका ध्यान भटका दिया था। अभिनव ने चिल्लाते हुए कहा, क्या काम है? गुलाबो अभिनव की आवाज सुन ही डर जाती है। अभिनव ने यहाँ वहां देखते हुए गुलाबो से कहा, अरे बोलना नहीं आता क्या? गुलाबो ने एक ही सांस में अपनी बात जल्दी से खत्म कर दी, बड़ी मालकिन ने आपको कॉफी देने के लिए कहा था। अभिनव गुलाबो को अजीब तरह से देखकर खुद से कहता है, ये तो किसी खटारा एक्सप्रेस से कम नहीं है। अभिनव ने उसे इशारे से कॉफी को कॉफी टेबल पर रखने को कहा और फिर सोफे पर बैठ गया। गुलाबो कॉफी रखने के बाद जैसे ही दरवाजे पर दस्तक देती है, अभिनव ने अपनी तेज आवाज में कहा, वॉशरूम में मेरे कुछ कपड़े हैं, उनको धुल दो। गुलाबो पलटकर अभिनव को देखती है, फिर खुद को। गुलाबो ने अभिनव से नॉर्मल आवाज में कहा, मैं यहाँ सिर्फ खाना बनाने का काम करती हूँ। अभिनव ने गुस्से से लाल आंखों से गुलाबो को देखा और अपने दांत पीसते हुए कहा, नौकर नौकर होता है, मालिक जो काम दे वो काम करना पड़ता है। गुलाबो को आज पहली बार किसी ने ये एहसास कराया था कि वो इस घर की नौकरानी है, जबकि वो तो यहाँ पर इतने सालों से काम कर रही थी, पर किसी ने कभी उससे इस तरीके से बात नहीं की। गुलाबो अब कुछ नहीं कहती, वो वॉशरूम में चली जाती है। कपड़े धुलने के बाद वो वॉशरूम से बाहर आती है। अभिनव की नज़र तो वॉशरूम के गेट पर ही थी। गुलाबो गहरी सांस लेती है, लेकिन सामने खड़े अभिनव को देखकर उसकी सांस भी धीमी होती है। वो अपने पसीने को दुपट्टे से साफ करते हुए वहां से जाने लगती है। अभिनव ने तेज आवाज में कहा, मैंने अभी जाने की परमिशन नहीं दी। गुलाबो हैरानी से अभिनव को देखती है। अभिनव ने गुलाबो को आगे का काम देते हुए कहा, स्टडी रूम को साफ करो और फिर मेरे सामने आओ।
बेचारी गुलाबो जो इस हवेली में खाना बनाती थी वो आज हकीकत वाली नौकरानी लग रही थी। वो उदास चेहरे को लिए हुए पास में बने स्टडी रूम के दरवाजे को देखती है, फिर दरवाजे को देखते हुए बड़बड़ाती है, ये इंसान है या फिर काम की दुकान जो इतना काम मुझे दे रहा है। बड़बड़ाते हुए गुलाबो स्टडी रूम में जाकर देखती है पूरे कमरे में सामान बिखरा हुआ है। शराब की बोतल कमरे में बिखरी हुई थी। गुलाबो ने हैरानी से अपने सिर पर हाथ रख कहा, हे भगवान, ये तो शराबी भी है, तभी तो इतना एकदूसा है। गुलाबो अपनी किस्मत को कोसते हुए काम पर लग जाती है। करीब 3 घंटे बाद वो अभिनव के कमरे में आती है। अभिनव ने उसे देखकर कहा, अब लग रही हो कि नौकरानी हो। फिर अभिनव ने कड़क आवाज में कहा, नौकरों को ज्यादा आज धज के और ऐसे नहीं रहना चाहिए। यहाँ के नौकरों की जो यूनिफॉर्म है वो पहना करो। गुलाबो अपने सिर को झुकाए हुए अभिनव के सामने खड़े होकर सब सुन रही थी। अभिनव ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, सुबह 8 बजे मेरे लिए कॉफी और 9 बजे नाश्ता, फिर 10 बजे खाना मेरे कमरे में तुम लेकर आओगी, और जो काम आज किया है वो तो रोज का रहेगा। फ्लैश बैक एंड गौरव ने गुलाबो के सामने हाथ हिलाते हुए कहा, बहुत याद कर लिया, अब जाओ। वैसे भी वो आपको कब से याद कर रहे हैं। 10 बजे है अभी और आज तो कॉफी नाश्ता भी नहीं मिला उनको। घर में सबको ऑर्डर दिया है कि आप ही उनका काम करेगी। गुलाबो ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, क्या यही बदनसीबी है मेरी। गौरव ने गुलाबो को देखते हुए कहा, अगर अब भी वहां नहीं गई तो हमेशा यही बोलती रहेंगी। गुलाबो गौरव को खा जाने वाली नजरों से देखती है, फिर वहां से संभल कर चलते हुए किचन की तरफ जाती है। गौरी ने गौरव को हल्के गुस्से में कहा, आप इतने शैतान कब से हो गए। गौरव ने गौरी को देखकर अपने दांत दिखाते हुए कहा, मैं तो बिल्कुल सीधा सा बच्चा हूं। गौरी वहां से जाते हुए बोली, वो तो दिखता है मुझे, पता नहीं कब सुधरेंगे सब। अभिनव का कमरा। अभिनव मिरर के सामने तैयार होकर खड़ा था और अपने बालों को सेट कर रहा था। तभी गुलाबो दरवाजे पर नॉक कर कहती है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। अभिनव ने पीछे मुड़कर देखे बिना ही मिरर में खुद को देखते हुए कहा, दरवाजा खुला है। गुलाबो खुद से बड़बड़ाते हुए खुद से बोली, कौवा तो इससे मीठा ही बोलता है। गुलाबो कमरे में जाकर कॉफी टेबल पर पूरी ट्रे रखती है और धीरे धीरे चलते हुए कमरे से बाहर जाने लगती है। अभिनव की नजर मिरर में दिख रही गुलाबो पर जाती है। वो पीछे मुड़कर बोला, तुम्हें मैंने जब जाने के लिए नहीं कहा तो। अभिनव इतना कहकर रुक गया क्योंकि दरवाजे पर गौरी जी को देखकर अभिनव खुद को नॉर्मल करता है। गौरी ने गुलाबो को इशारे में वहां से जाने के लिए कहा। गुलाबो खुश होकर वहां से निकलकर खुद से बोली, थैंक गॉड। गौरी अभिनव के पास जाकर उसे देखते हुए उसे समझाते हुए प्यार से कहती है, किसी की नाराजगी किसी और को नहीं दिखाते। वो लड़की यहाँ कई सालों से खाना बनाती है और अपने कल उसे पूरा नौकर बना दिया था। वो भी मेरी बेटी जैसी है और आज तक किसी ने उससे उस तरीके से बात नहीं की जिस तरीके से आपने की। अभिनव ने गौरी को गले लगाया, फिर उससे दूर होकर गौरी की हथेलियों को देखते हुए धीमी आवाज में कहा, मतलब मेरी जगह आप किसी और पर प्यार लुटा रही थी। गौरी ने कुछ सोचते का नाटक करते हुए कहा, हाँ, क्योंकि अब सब तो अपने पापा के प्यारे बेटे हैं। अभिनव ने भी डेविल स्माइल करते हुए गौरी से कहा, ये आपने सही नहीं किया माँ। गौरी ने अभिनव को घूरते हुए कहा, आपने कौन सा महान काम किया। कल बेचारी काम छोड़कर जा रही थी वो आपकी वजह से। अभिनव ने गौरी को सोफे के पास ले जाते हुए कहा, ठीक है, नहीं करूंगा कुछ, अब आप उसकी तारीफ करना बंद करेगी। गौरी ने सोफे पर बैठकर यहां वहां अपनी नजर फेरनी शुरू की। अभिनव ने गौरी की नजरों का पीछा करते हुए पूछा, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों कमरे को देख रही है। गौरी ने अभिनव को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कुछ सोचकर कहा, कमरा भी ठीक है, आप भी ठीक है, फिर जल क्या रहा है। अभिनव ने अपने सिर को खुजलाते हुए गौरी को देखते हुए कहा, आपको में ही मिला था। गौरी ने अभिनव की शर्ट की कॉलर को ठीक कर कहा, इतनी जलन सही नहीं है, वरना हमारे यहाँ पानी भी कम जाएगा। अभिनव मुस्कुराते हुए गौरी को देखता है, फिर सोफे से खड़े होकर कहता है, ओके, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। गौरी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, और हाँ, आज ऑफिस में पहली बार का रहे हो, भगवान के दर्शन करते जाना। अभिनव ने अपने सिर को हिलाकर कहा, ओके। निशी की दुकान में निशी फूलों के गुलदस्ते बनाते हुए बार बार निशांत को देखती, जो बड़े आराम से चेयर पर बैठा हुआ फोन चला रहा था। तभी निशी के पास फोन पर बात करता हुआ एक आदमी आया। उस आदमी ने नॉर्मल आवाज में कहा, दीदी कोई बढ़िया सा गुलदस्ता देना। निशी ने गुलदस्तों की तरफ इशारा करते हुए कहा, इनमें से कोई चाहिए। उस आदमी ने एक गुलदस्ते की तरह हाथ बढ़ाते हुए कहा, यह सही है। निशी उस गुलदस्ते को पैक करते हुए उस आदमी से बोली, और तो नहीं चाहिए।
उस आदमी ने मना करते हुए कहा, नहीं बस यही। उस आदमी के जाने के बाद निशी निशांत के पास जाकर उसके हाथों से फोन लेकर गुस्से में कहती है, समी के समाने तो ऐसे डायलॉग फेंक रहे थे जैसे मेरे साथ 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 मेरी दुकान को भी देख लेंगे। निशांत ने नॉर्मल आवाज में कहा, देख तो लिया। निशी ने अपने पैर पटकते हुए कहा, आप तो बोलो ही नहीं, नहीं आप यहाँ रुको ही नहीं, और वैसे भी यहाँ पर ऐस बड़ी ही नहीं है, आप जाएं अपनी कंपनी में। निशांत ने निशी को शांत करवाते हुए धीमी आवाज में कहा, मैं जब आपका काम बिगाड़ नहीं रहा तो आप मुझे क्यों भगा रही हैं? निशी ने जवाब देते हुए कहा, क्योंकि आपको देखकर मेरा काम बिगड़ रहा है। समी हेल्प करवा रहा था तो वो भी अपनी वजह से चला गया। निशांत ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, काश मैं सच में यहां ना आता, कम से कम अभी मुझे शांति तो मिलती। निशी ने निशांत को घूरते हुए कहा, कौन शांति मिलती? निशांत ने अपने कानों पर हाथ रख इरिटेट होते हुए कहा, बस करो यार। निशी ने अजीब तरह से निशांत को कुछ देर तक देखा, फिर निशांत के आसपास चक्कर लगाते हुए कहा, किससे मिलने की बात कर रहे थे अभी आप? निशांत जमीन पर बैठकर रोनी सी सूरत बनाकर निशी से बोला, मैं अपनी शांति की बात कर रहा था। निशी ने कुछ सोचने के बाद कहा, पर हमारे यहां तो कोई शांति नहीं है। निशांत ने निशी को रोनी सी शकल बनाकर देखते हुए हारी हुई आवाज में कहा, कभी तो ठीक से हिंदी पढ़ लेती। निशी कुछ कहे तभी एक लेडीज की आवाज उसे सुनाई देती है। निशी उस आवाज को सुन उस तरफ चली जाती है। निशांत मौके का फायदा उठाकर वहां से चला गया। निशी निशांत को देखती है लेकिन तब तक वो निकल चुका था। निशी ने हल्के गुस्से से कहा, मिस्टर चतुर्वेदी कब तक भागेंगे? कॉलेज का कैंटीन समी क्लास खत्म करने के बाद कैंटीन में जाता है। एक जगह पर उसे ऋषि 19 दिखाई देता है। ऋषि की नजर भी शामी पर जाती है। उसने समी को चिल्लाते हुए कहा, समी इधर भाई। समी ऋषि के पास जाकर उसके बगल वाली बेंच पर बैठ गया। ऋषि ने समी को छेड़ते हुए कहा, और मेरी फूलों की दुकान, बहुत दिनों बाद मिले हो। समी शर्माते हुए कहता है, कितनी बार कहा है कि मेरा मजाक मत उड़ाया कर। ऋषि ने हंसते हुए कहा, चल ठीक है मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगा, लेकिन तुम्हें कोई और जॉब करनी पड़ेगी। ऋषि ने बर्गर का एक बाइट खाने के बाद समी से कहा, वैसे अगर तो लड़का नहीं होता तो मैं तुझे ही प्रपोज करता। समी ने अपनी जगह से उठकर थोड़ी नाराजगी से कहा, तुम मेरा मजाक क्यों उड़ाते हो यार? ऋषि ने उसे रोकते हुए कहा, पहले तो ये शर्माना बंद कर। समी अपनी जगह पर वापस बैठकर बर्गर खाने लगा। ऋषि खाते खाते अचानक रुककर समी को देखकर बोला, मेरी बात सुन, ये फूलों को मार गोली और मेरे साथ खेल नोटों की होली। समी ने ऋषि की बातों को इग्नोर करते हुए कहा, तू और तेरे नोट अपने पास सलामत रख। ऋषि ने सामने आती हुई लड़कियों और लड़कों के साथ तनु को देखते हुए कहा, ये तो बड़े सरकार की बेटी है और यहाँ क्या कर रही है? समी ने अपने खाने को खाना जरूरी समझा, लेकिन ऋषि की बात सुन पूछा, कौन यहाँ क्या कर रहा है? ऋषि ने समी के कंधे पर हल्का धक्का देते हुए कहा, सामने देख। तनु समी के सामने जाकर खड़ी होकर उसे वार्निंग देते हुए कहती है, ओए हीरो, उस गली की दुकान में तुम कुछ ज्यादा ही रोमियो बन रहे थे। समी ने नेहा को देखा, फिर अपने हाथों को टिश्यू पेपर में साफ करने के बाद पानी पिया और सबको देखते हुए कहा, न्यूज वाले हो जो रिपोर्टिंग करने के लिए यहाँ हो? उन अब में से एक लड़के ने बड़ी अकड़ से कहा, न्यूज चैनल वाले तो नहीं, लेकिन तुझे न्यूज जरूर बना सकते हैं। ऋषि ने उस लड़के को देख मुस्कुराते हुए कहा, देखो भाई लोग, अभी मैं अपने दोस्त के साथ वक्त बिताने जा रहा था और तुम सबने हम दोनों को डिस्टर्ब किया है, इसलिए मैं सबको इसका हर्जाना भरे बिना जाने नहीं दूंगा। समी ने ऋषि को रोकते हुए कहा, तुम्हें लड़ने के अलावा कुछ आता नहीं है न? ऋषि ने समी को घूरते हुए कहा, हाँ। समी ने तनु को देखते हुए कहा, मुझे कोई नाटक नहीं करना तो तुम अपने इन दोस्तों को लेकर जाओ। तनु ने अकड़ के साथ मना करते हुए कहा, नहीं जाना, पहले तुम माफी मांगो जो उस गली को दुकान में मेरी बेइज्जती की उसके लिए। समी ने ऋषि के कानों में धीमी आवाज में कहा, ये ज्यादा हो रहा है भाई। ऋषि ने भी धीमी आवाज में कहा, तभी तो कह रहा हूं मुझे हैंडल करने दे। समी ने तनु से माफी मांगते हुए कहा, ओके आई एम सॉरी। तनु ने समी को अजीब नजरों से देखते हुए खुद से कहा, ये तो मुझे लड़ाकू लग रहा था, पर यह मामला इतनी जल्दी खत्म कर देगा मैंने सोचा नहीं था। तनु ने समी को वार्निंग देते हुए कहा, यह पहली गलती थी, तभी सिर्फ माफी मांगने पर माफ कर दिया, अगली बार उलझे तो सही नहीं होगा। तनु के जाने के बाद ऋषि ने समी को घूरते हुए कहा, तू न नालायक है। समी ने ऋषि को मनाते हुए धीमी आवाज में कहा, गलती मेरी थी यार, अपनी बेहुदा शायरी उसे सुना दी थी। ऋषि ने हंसते हुए कहा, चल आज तो तुझे पता चला कि तू कितना अच्छा शायर है। समी ने भी हंसते हुए कहा,
तुझसे तो बेहतर ही हूं। हवेली में गुलाबों ने अभिनव के कमरे को साफ कर दिया था और उसके कपड़ों को भी। वो अपने घर के लिए हवेली से रवाना होती है। गुलाबों जैसे ही हवेली के बाहर वाले गेट पर पहुंचती है, वैसे ही एक कार हवेली के अंदर एंटर करती है। गुलाबों ने एक नज़र उस कार को देखा, फिर ऑटो लेने के लिए स्टैंड पर आती है। सुबह से जिन लोगों ने गुलाबों को नहीं देखा था, उनकी बेताब आंखें बस आज पास ही घूम रही थी। उन लोगों को देख गुलाबों ने अपने मन में कहा, सच में इन सब का कुछ नहीं हो सकता। कौन सी दुनिया में रहते हैं ये? दुनिया में इतनी सारी लड़कियां हैं, लेकिन हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए वो भी सारे के सारे। जैसे ही गुलाबों स्टैंड पर खड़ी होती है, वैसे ही वो लड़के अपनी शकल देखने लगते कि अपने कपड़ों को साफ करने लगते। गुलाबों ने एक भी बार कोशिश नहीं की किसी को देखने की। वो हमेशा की तरह सबको इग्नोर करते हुए वो ऑटो का इंतजार करती है। करीब आधे घंटे बाद एक ऑटो आकर रुकती है, वो भी उसमें पहले से काफी लड़के बैठे हुए थे। उस ऑटो में एक भी लेडी नहीं। गुलाबों ने अपने पैर पटकते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, क्या किस्मत है यार, काश मैं पापा की बात मान लेती तो ये हालात न देखने को मिलते। भाई को भी अगर समझ नहीं आया तो मेरी तरह वो भी चलती हुई ट्रेन को खो देगा। गुलाबों ने ऑटो में जाना सही नहीं समझा। उसने अपने बैग से फोन निकला और किसी को कॉल किया। कुछ देर बाद कॉल रिसीव हुआ। कॉल रिसीव होने के तुरंत बाद ही गुलाबों ने अपनी प्यारी और मीठी आवाज में रिक्वेस्ट करते हुए कहा, पापा प्लीज मुझे माफ कर दे, अब मैं हताश हो गई हूं। फोन में दूसरी तरफ से आवाज आए। उस शख्स ने बड़ी ही मीठी आवाज में जवाब दिया, नहीं बेटा, आप अभी 2 साल तक और मेहनत कर लो, कम से कम ससुराल में एक अच्छी बहू तो बन जाओगी। मेरी प्यारी बेटी बनकर तो अपने मन की करी, एक बार तो सोच लिया होता। गुलाबों ने हल्के गुस्से में कहा, आपको नहीं बुलाना तो बाय, लेकिन ये कथा मत सुनाए मुझे। गुलाबों ने गुस्से में कॉल कट कर दिया।